हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत आज हम बात करेंगे। वो टॉपिक रहेगा हमारा यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ पर आधारित महत्वपूर्ण कीनोट फैक्ट और एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये हमारा लेक्चर अपडेटेड रहेगा क्योंकि इसमें हमने ब्रेग्जिट विवाद को भी शामिल किया है और साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण फैक्ट को भी इसमें समावेशित किया है। आवाज आपको क्लियर आ रही होगी, आशा करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। यूरोपीय यूनियन के बारे में चर्चा करेंगे हम। क्या है यूरोपीय यूनियन, किस प्रकार इसकी स्थापना से वर्तमान तक इसकी यात्रा रही, उसके बारे में हमारा मुख्य फोकस रहेगा। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आपसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करेगा। जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक इत्यादि है वहां पर भी आप इस लिंक को जरूर शेयर करेगा। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल स्टडी जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं जहां आपको राजनीति विज्ञान पर आधारित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है। वहां आपको सभी वीडियो सीरीज अलग अलग टॉपिक के माध्यम से, अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से उपलब्ध है, वहां आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ। सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार इसकी विकास की यात्रा रही यूरोपीय संघ की। सबसे पहले यदि बात करें तो सबसे पहले यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना होती है। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना 1951 में पेरिस की संधि के तहत हुई। आप टू द पॉइंट इसे नोट करिएगा, इसे आप अपने मस्तिष्क में स्थान दें क्योंकि यहां से कई बार सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह क्लियर है। उसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी, रोम की संधि 1957 के तहत 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की गई थी, या आप इसे यूरोपीय सामुदायिक बाजार भी कह सकते हैं। यूरोपीय सामुदायिक बाजार, यूरोपीय कम्युनिटी मार्केट या यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। रोम की संधि 1957 के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई और यह स्थापना 6 राष्ट्रों ने मिलकर की थी। कितने राष्ट्रों ने मिलकर की थी? 6 राष्ट्र शामिल थे। कौन कौन से थे तो ये आपके समक्ष रहे। फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी और लक्समबर्ग। इन 6 राष्ट्रों ने मिलकर एक साझा बाजार, एक साझा आर्थिक संगठन बनाने का निर्णय लिया रोम की ट्रीटी के तहत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय अस्तित्व में आया रोम की संधि के माध्यम से। ये इसमें 6 राष्ट्र शामिल थे और ये यूरोपीय समुदाय की संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं। यूरोपीय संघ के संस्थापक राष्ट्र कौन से हैं तो आपके ये 6 राष्ट्र है। आप इन्हें नोट करिएगा क्योंकि यहां से भी कई बार सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय समुदाय के संस्थापक राष्ट्रों में शामिल है या नहीं है। फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी और लक्समबर्ग। और आप इसे किस प्रकार याद करेंगे तो हमने एक ट्रिक डिजाइन की है तो आप इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जब फ्राई लानी है यू से, क्या है जब फ्राई लानी यू से, आप कैसे याद रखेंगे इन्हें। जब फ्राई लानी यू से, जैसे आपका पश्चिमी जर्मनी, वैसे से आपका बेल्जियम बन जाएगा, फ्रा से आपका फ्रांस बन जाएगा, ई से आपका इटली बन जाएगा, ला से आपका लक्समबर्ग बन जाएगा और नी से आपका नीदरलैंड बन जाएगा। ये कुल 6 राष्ट्र है आपके। जब फ्राई लानी ईयू से यानी यूरोपीय यूनियन से, तो ये इसके संस्थापक राष्ट्र है। आप एक
या 2 बार 3 बार याद करेंगे तो आपको आसानी से ये ट्रिक याद हो जाएगी। जब फ्राई लानी है, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लक्समबर्ग और नीदरलैंड, यही वो सह राष्ट्र है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो शुरुआत में यूरोप के 6 देशों ने साझा यूरोप का बाजार बनाने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की थी, यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि शुरुआत में यूरोप के 6 राष्ट्रों ने मिलकर एक साझा यूरोप का बाजार बनाने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की, आप कह सकते हैं। यहां तक आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करें। यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। यानी वर्तमान में क्या है, यूरोपीय संघ मुख्यतः वर्तमान में यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में कितने राष्ट्र शामिल है, तो ये 27 राष्ट्र में शामिल है, क्योंकि 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यानी यूके है जो यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है आखिरकार। उसके बाद 27 राष्ट्र इसमें शेष बचे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे टू द पॉइंट। यूरोपीय संघ का एक परिचय। यूरोपीय संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें यूरोपीय देश शामिल है, जिसका गठन 1993 में किया गया था। यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया, तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और किस संधि के तहत, मार्टिस जो ट्रीटी हुई है, मार्टिस ट्रीटी के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई 1993 में। और मार्टिस ट्रीटी कब साइन की गई, तो 1992 में साइन की गई थी मित्रों। 1992 में मार्टिस संधि साइन हुई, लेकिन लागू कब हुई, 1993 में। और उसी के तहत यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया, उसका गठन किया गया था। इससे पहले यूरोपीय समुदाय था, और उससे भी पूर्व में यूरोपीय आर्थिक कम्युनिटी या यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, और उससे पहले यूरोपीय कोयला व इस्पात समुदाय था। ये इसकी धीरे धीरे इसकी यात्रा का क्रम रहा था। 1951 में पेरिस की संधि से इसका शुरुआत होती है यात्रा, और उसके बाद रोम की संधि आती है 1957 में, और उसके बाद मार्टिस ट्रीटी, और उसके बाद भी कई संधियों के माध्यम से इसने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है। ये बात आप नोट करिएगा। यह यूरोपीय देशों द्वारा मार्टिस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद लागू हुआ। मार्टिस संधि को यूरोपीय संघ की संधि के रूप में भी जाना जाता है, यानी मार्टिस संधि 1992 में जो साइन हुई उसे यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है। और जो 1993 में लागू हुई है, साइन 1992 में हुई, लागू कब हुई, 1993 में। और मार्टिस नीदरलैंड में स्थित एक शहर का नाम है। और मार्टिस संधि में 3 बार संशोधन किया जा गया था। अभी तक मार्टिस संधि में 3 बार संशोधन किया जा चुका है, जो इस प्रकार है। अब सबसे पहले 1997 में इसमें संशोधन हुआ है, और उसे एम्स्टर्डम की संधि कहा गया। 1997 में मार्टिस संधि में संशोधन किया गया, जिसे एम्स्टर्डम की संधि कहा जाता है। ये भी आप नोट करिएगा कौन सी संधि कब हुई है, कब साइन की गई थी। और उसके बाद नाइस संधि या जिसे निस संधि भी कहा जाता है 2001 में। और उसके बाद लिस्बन की संधि 2007 में साइन होती है। लिस्बन की संधि के तहत ही यूरोपीय संघ का संवैधानिक दस्तावेज निर्मित हुआ। यानी लिस्बन की संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ का एक संवैधानिक दस्तावेज निर्मित हुआ, उसका खाका तैयार किया गया था, और इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई यूरोपीय संघ को इस संधि के माध्यम से। और ये कब लागू हुई, तो ये 2009 में लागू हुई मित्रों। लिस्बन ट्रीटी है, ये लागू कब हुई है, तो ये 2009 में लागू हुई, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको इन संधियों का क्रम भी याद होना चाहिए। पेरिस की संधि, रोम की संधि, मार्टिस ट्रीटी, एम्स्टर्डम की संधि, नाइस संधि, लिस्बन की संधि। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या थे, इनके बारे में हमारी बात रहेगी। यूरोपीय संघ के उद्देश्य राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए, यानी जो यूरोपीय संघ में शामिल कंट्री है उनके मध्य राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, एक एकल मुद्रा यूरो बनाकर आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने के लिए, यानी एक साझी मुद्रा के रूप में यूरो का प्रचलन शुरू करना, यानी एक साझा मुद्रा को अपनाया गया यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य।
एक साझी यूरो मुद्रा को अपनाया गया एकल मुद्रा के रूप में, और वर्तमान में 19 राष्ट्र यूरो मुद्रा को अपना रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के कितने राष्ट्र वर्तमान में यूरो मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं? 19 राष्ट्र इसका उपयोग कर रहे हैं मित्रों। और जो यूके इससे अलग हो गया है, ईयू से यूके अलग हो गया है, वो पहले भी यूरो को नहीं अपना रहा था, और अलग होने के बाद तो कैसे अपनाएगा? यानी यूरो मुद्रा को यूके है जो पहले भी नहीं अपना रहा था, ये आप ध्यान, 19 राष्ट्रों में वो शामिल नहीं था, वो अलग था। नेक्स्ट बात करें एकीकृत सुरक्षा और विदेश नीति को लागू करना। यूरोपीय संघ के मध्य जो भी राष्ट्र शामिल है उनमें एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली और विदेश नीति लागू होनी चाहिए, इस बात पर भी यह मुख्य ध्यान केंद्रित करता है। आम नागरिकों के अधिकार उन्हें किस प्रकार प्राप्त हो, उनके बारे में भी यह यूरोपीय संघ मुख्य बल देता है। न्यायपालिका, आवर्जन और शरण के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना। जो शरणार्थियों की समस्या है, आवर्जन इत्यादि, इन मामलों में सहयोग के जो क्षेत्र हैं उनमें बढ़ावा देने के लिए यह कर्तव्य है, संकल्प है। इस प्रकार ये इसके कुछ मुख्य उद्देश्य है जिनका हमने यहां संकलन किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु पर, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। यूरोपीय संघ को 2012 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है वन लाइनर। यूरोपीय संघ को 2012 में शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला है मित्रों, बहुत ही अच्छा फैक्ट है। यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति, सुलह और लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया? 2012 में ईयू को। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यह भी पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्चा में रहा हाल फिलहाल में। 1973 में इस समुदाय में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन का पदार्पण हुआ, यानी ये राष्ट्र इसमें शामिल हुए थे। ब्रिटेन इसमें कब शामिल हुआ? 1973 में। और बाहर कब निकला है? 31 जनवरी 2020 को। 31 जनवरी 2020 को यूके है जो ब्रिटेन, यूके इन यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया है 31 जनवरी 2020 को। शामिल कब हुआ था? 1973 में इस समुदाय में शामिल हुआ था मित्रों। किन किन राष्ट्रों के साथ हुआ था? डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन, ये तीनों राष्ट्र 1973 में इसमें शामिल हुए थे। लेकिन ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन को त्याग दिया है। इनमें से डेनमार्क और ब्रिटेन, ये दो ऐसे राष्ट्र हैं, इन्होंने भी जो साझी मुद्रा यूरो को 19 राष्ट्र अपना रहे थे, उनमें इन राष्ट्रों ने भी साझी मुद्रा यूरो को नहीं अपनाया था। यानी 19 राष्ट्र जो यूरो मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं उनमें ये शामिल नहीं है डेनमार्क और ब्रिटेन। ये भी आप फैक्ट नोट करिएगा क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्योंकि ये चर्चा में रहा, ब्रिटेन जो ब्रेग्जिट विवाद है वो काफी चर्चा में रहा था और आखिरकार 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन है जो यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है। इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि ब्रिटेन और डेनमार्क ये दोनों हैं ऐसे राष्ट्र है, ये यूरो नामक साझी मुद्रा को नहीं अपना रहे थे। अलग केवल ब्रिटेन ही हुआ है और वर्तमान में 27 राष्ट्र यूरोपीय संघ में शामिल रहे हैं। इनमें से केवल एक ब्रिटेन ही बाहर हुआ है 31 जनवरी 2020 को। 31 जनवरी 2020 से पहले यूरोपीय संघ में 28 राष्ट्र शामिल थे, लेकिन 31 जनवरी 2020 की मध्यरात्रि के बाद केवल इसमें 27 राष्ट्र शेष रह गए। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नॉर्वे भी इस समय इसमें शामिल होना चाहता है, 1973 में नॉर्वे भी इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन जनमत संग्रह के विपरीत परिणामों के कारण उसे सदस्यता से वंचित रहना पड़ा। यानी नॉर्वे के राष्ट्र में जनमत संग्रह हुआ और उसके कारण वो इसमें शामिल नहीं हो सका। नॉर्वे की संसद ने इससे मंजूरी प्रदान नहीं की थी इसमें शामिल होने के लिए यूरोपीय संघ में। तो नॉर्वे है जो इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है ईयू का, यह भी आप ध्यान रखिएगा, नॉर्वे इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है यूरोपीय संघ का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर बात करें। 1979 में 1979 में पहली बार यूरोपीय संसद का गठन हुआ। यूरोपीय संसद का गठन हुआ और इसमें लोकतांत्रिक पद्धति से सदस्य चुने गए। यानी यूरोपीय संसद में 705 मेंबर है वर्तमान में।
यानी यूरोपीय संसद में वर्तमान में 705 मेंबर है। मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट कितने हैं? MEPs ये 705 है और ये प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जीतकर संसद में आते हैं। विभिन्न देशों से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से जीतकर संसद में ये आते हैं। 705 मेंबर यूरोपीय संसद में कितने सदस्य है? 705 है। मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इनकी संख्या 705 है वर्तमान में। और ये लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होकर यूरोपीय संसद में आते हैं। और यूरोपीय यूनियन का एकमात्र अंग है यूरोपीय संसद जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। ये भी आप फैक्ट नोट करिएगा। और यूरोपीय संसद का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष भी होता है मित्रों, एक अध्यक्ष होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहां तक क्लियर है? चलता है नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम थोड़ा सा की पॉइंट, मुख्य मुख्य बिंदु को यहां समावेशित किया है, आप एक बार इन्हें देखिएगा और उसके बाद हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ एक आर्थिक और राजनीतिक साझेदारी है, एक साझा बाजार है और इसके 27 सदस्य देश हैं वर्तमान में। यूरोपीय संसद में बना कानून सीधे सभी राज्यों पर लागू और बाध्यकारी, यानी यूरोपीय संसद में जो भी कानून बनेगा वह सीधे रूप यानी प्रत्यक्ष रूप से सभी सदस्य राज्यों यानी सभी सदस्य देशों पर लागू है और बाध्यकारी होता है। इसके सदस्य राज्य समान बुनियादी मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है, यानी यूरोपीय संघ के जो सभी राष्ट्र शामिल है वह समान बुनियादी मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। शांति, लोकतंत्र, कानून का शासन, मानव अधिकारों के लिए सम्मान इत्यादि इन मूल्यों को वे विशेष फोकस करते हैं, इन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यूरोपीय संघ यह आंतरिक बाजार के भीतर लोगों, वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के मुक्त आवागमन की अनुमति देने वाला एकल बाजार है और इसी कारण एक साझी मुद्रा के रूप में भी यूरो को अपनाया गया है। संघ की अपनी मुद्रा है। यूरो 1999 में अपनाई गई थी। 1 जनवरी 1999 यूरो नामक साझी मुद्रा को अपनाया है यूरोपीय यूनियन ने। 1999 में यूरो नामक साझी मुद्रा को अपनाया गया, मौद्रिक संघ के रूप में स्थापित हुआ। 19 सदस्य देशों द्वारा इसका उपयोग किया गया है, यानी 27 में से केवल वर्तमान में 19 देश ही यूरो नामक साझी मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य राष्ट्र साझी मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग नहीं कर रहे हैं। केवल 27 में से 19 देश ही इसको अपना रहे हैं, जिनमें ब्रिटेन पहले से भी नहीं अपना रहा था। इसके अलावा यूरोपीय संघ के शेंजन क्षेत्र के भीतर पासपोर्ट नियंत्रण समाप्त कर दिया गया, यानी यूरोपीय संघ का जो शेंजन क्षेत्र है, जो शेंजन संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1985 में, 1985 में शेंजन संधि हस्ताक्षरित हुई थी, साइनिंग हुई थी और उसके तहत यूरोप के उन क्षेत्रों में जो पासपोर्ट की सुविधा थी, लोगों के आवाजाही की जो सुविधा थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। वो बिना पासपोर्ट के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, यानी शेंजन क्षेत्र के भीतर पासपोर्ट नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है 1985 की शेंजन संधि के माध्यम से। और ये लागू कब हुई थी? 1995, 10 वर्ष पश्चात। शेंजन संधि के तहत पासपोर्ट नियंत्रण व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। साइन हुई थी 1985 में और लागू कब हुई? 1995 में। ईयू की राजधानी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ईयू की राजधानी कहाँ है? आप कह सकते हैं ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स क्या है? ये बेल्जियम की राजधानी है और ब्रुसेल्स है जो बेल्जियम की राजधानी है और ईयू की राजधानी भी ब्रुसेल्स में है। ईयू का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो यूरोपीय संघ पर आधारित है और पिछले वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं उन्हीं पर।
नेक्स्ट पार्ट में हम प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि कारणवश इस स्लाइड के अंदर प्रश्नों को हम समावेशित नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम उसके बारे में, प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे टू द पॉइंट, क्योंकि तकनीकी कारण के कारण हम इसमें समावेशित नहीं कर पाए हैं। इसके लिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में आपको डायरेक्ट कम से कम 20 सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे यू पर आधारित। धन्यवाद।